शौविक जानता था कि उस बस को शहर पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला था। यही वजह थी कि उसने ये डिसीजन लिया था कि वो 7वें तारे को वहीं कंट्रोल करेगा। अलग अलग तत्वों के अलग अलग तारे थे और उन सभी अलग स्टार्स का नेचर भी अलग था। शौविक को कुछ तारों को कंट्रोल करने के लिए महज 2-4 रातें लगी थीं। उसने उनके साथ मीठी मीठी बातें की और वो उसकी बातों में आ गए। वहीं कुछ अलग ही ऑडियल टाइप के भी थे। अगर उन्हें हिंसक कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि उनसे निपटना वाकई में बहुत मुश्किल था। मुझे अच्छे से याद है, अगर इन तारों को कंट्रोल करने के लिए मैंने सेफ्टी ना बरती होती तो ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी चोट पहुंचा सकते थे। और 7वें तारे को कंट्रोल करने के लिए भी मुझे इस तरह प्रैक्टिस के उल्टे असर से मन में गहरी चोट लगेगी और दर्द भी उतना ही होगा। इसलिए मैं लापरवाही नहीं बरत सकता। इस सब में स्पिरिचुअल पावर का उपयोग भी कई गुना अधिक होता था। 7वां तारा जिसे शौविक अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया था, वो भी ऐसे ही वायलेंट टाइप का स्टार था। ये वाला स्टार सुनने या बातचीत करने में यकीन नहीं करता था। वो सीधे अटैक करने वालों में से था, और वो भी बड़ी ही बेरहमी से। इस तारे को अपनी बात सुनने के लिए मनाना किसी शेर को पकड़कर उसके गले में घंटी बांधने जितना मुश्किल काम है। लेकिन ये कुछ टाइम से साइन तो ऐसे दे रहा है जैसे वो मेरी बातें सुनने लगा है। शौविक ने मन ही मन सोचा, ये शौविक की अच्छी किस्मत ही कह लीजिए कि जो स्टार उसे इतने समय से भाव नहीं दे रहा था, अब वो कम से कम उसकी बातें सुनने का साइन तो दे रहा था। शायद उनका आपसी रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था, वरना ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो 7वां तारा उसकी बातों में इंटरेस्ट ले। शौविक की भी उसे मनाने की लिमिट खत्म होती जा रही थी। शायद उसकी लगन और मेहनत देखकर ही ये 7वां तारा अपने वायलेंट नेचर के उलट नरम पड़ता दिख रहा था। उसने आंख बंद की और तारों को कंट्रोल करने की प्रोसेस शुरू की। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम आज भी मेरी बातें नहीं सुनोगे तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। आखिर तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मैंने पूरा 1 महीना लगा दिया है। सो प्लीज अब मेरी बात मान लो, वरना ठीक नहीं रहेगा। शौविक अब पीछे नहीं हटना चाहता था। जहां वो 7वें तारे को कंट्रोल करने की प्रक्रिया में डूबने लगा था, वहीं दूसरी तरफ बस में सवारियां काफी बढ़ चुकी थीं। बस आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ जा रही थी। शौविक से 2 सीट पीछे ही एक 15 साल की लड़की बैठी हुई थी, जिसकी बगल में एक लंबी चौड़ी कदकाठी का आदमी आकर खड़ा हो गया। ये तो सच में मस्त है यार। हाय, कितनी सुंदर लग रही है। उस आदमी की नजरें अब उस मासूम से दिखने वाली लड़की पर टिकी हुई थी। वो लगातार उसे घूरे जा रहा था। बस में भीड़ होने के चलते बाकी लोगों का ध्यान उस आदमी पर नहीं गया था। यही वजह थी कि मौके का फायदा उठाकर वो आदमी उस लड़की की सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया, और वहीं वो लड़की उस आदमी के इरादों से अनजान थी। हाय, मैं इसे छूने से रोक नहीं पा रहा हूं। उसने उस लड़की के सीने को घूरना शुरू कर दिया। वो इनोसेंट दिखने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी थी। इधर जहां वो आदमी भीड़ की आड़ में उस लड़की को छेड़ने की फिराक में था, वहीं दूसरी तरफ शौविक 7वें तारे को कंट्रोल करने की प्रोसेस में डूबा हुआ था। उसके बगल में बैठा आदमी इस बात से अनजान था, और तभी शौविक ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से 7वें तारे को डांट लगाई। ए 7वें तारे, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। अब तुमने बहुत भाव खा ली, लेकिन अब बस और नहीं, क्योंकि मेरा पेशेंस जवाब दे चुका है। इसलिए अब अच्छे और डिसिप्लिन बच्चे की तरह चले आओ और मेरे स्टार पाथ की लाइन में लगकर इसे कंप्लीट कर दो। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। शौविक ने 7वें तारे को पुकारा। उसने खुद को शांत किया और अपना पूरा ध्यान एक बार फिर से 7वें तारे को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा दिया। पहले तारे ने उसकी बात को जल्दी ही मान लिया और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह स्टार पाथ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो रोज ही उस पर प्यार लुटाता था। गुड बाय।
शौविक ने उसे स्टार पाथ की लाइन में लगने के लिए कहा और वो तुरंत ही तैयार हो गया। अब अपनी सारी एक्टिविटी बंद कर दो। उसके कहते ही पहले तारे ने अपनी पुरानी सारी एक्टिविटी अपनी स्टार डस्ट के बीच में ही तैरते हुए छोड़ दी। इसी तरह फिर दूसरे वाले तारे के पीछे तीसरा, चौथा और पांचवा तारा भी स्टार पाथ का हिस्सा बन गया। छठा तारा तो कुछ ज्यादा ही उसकी बातों को मान रहा था, पहले वाले से भी ज्यादा। उसे यूं अपनी बात मानते हुए देखकर उसे बेहद अच्छा लगा। गुड बॉय, अब केवल आखिरी स्टार बचा है। ये भी हो जाए तो पूरी क्लास में मैं ही प्राइमरी रैंक हासिल करने वाला स्टूडेंट हो जाऊंगा। फिर देखता हूं तन्मय को, वो कितने स्टार अपने कंट्रोल में कर पाता है। मुझे वेकेशन खत्म होने से पहले पहले अपने घर वापस जाना चाहिए। शौविक अपने घर के बारे में सोचकर कुछ देर के लिए निराश जरूर हो गया था कि इन 6 महीनों में कितना कुछ हो गया था, लेकिन फिर उसने खुद को हिम्मत दी और अपना सारा ध्यान और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी 7वें तारे को स्टार पाथ का हिस्सा बनाने में लगा दी। हे 7वें तारे, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जब मेरा लाइटनिंग एलिमेंट स्टार पाथ पूरा होगा तभी मैं अपने फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर पाऊंगा, और ये तभी होगा जब तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओगे। मुझे फिर फायर एलिमेंट का भी स्टार पाथ बनाना है, और अभी तक मेरे फायर एलिमेंट के स्टार पाथ में एक भी स्टार एंटर नहीं कर पाया है। इसलिए जल्दी आओ मेरे दोस्त। उसकी बातें सुनकर 7वें तारे ने स्टार डस्ट के भीतर तेज स्पीड से चक्का लगाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टार डस्ट की परिक्रमा कर रहा हो। फिर वो धीरे धीरे धीमा होता चला गया। तारा अजीब तरह से फड़फड़ा रहा था। वो अशांत और नाखुश नजर आ रहा था। शायद वो आजाद रहना चाहता था। उसे इतनी जल्दी स्टार पाथ का हिस्सा नहीं बनना था, लेकिन आखिरी में वो धीरे धीरे स्टार पाथ में एंट्री लेने लगा। गुड बॉय, जल्दी आओ, जल्दी करो। जैसे ही शौविक ने 7वें तारे को स्टार पाथ में एंट्री करते हुए देखा, उसे थोड़ी खुशी महसूस होने लगी। और होती भी क्यों ना, यही तो चाहिए था उसे। और उसे ही क्या, उसके साथ पढ़ने वाले किसी भी मैजिक स्टूडेंट को फिलहाल यही तो चाहिए था। लेकिन तभी उसने देखा कि वो तारा स्टार पाथ से भटकने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा करता हुआ देखकर शौविक चौंक गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। तुम ऐसा क्यों? तुम्हारे अलावा ये बाकी के 6 तारे बिल्कुल किसी क्यूट से डॉग की तरह हैं। अगर मैं उन पर चिल्लाऊं तो भी ये मेरी बात मान जाते हैं। और तुम किसी शेर की तरह हो, एक ऐसे शेर की तरह जो मेरी बात नहीं मानता है। लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, तो मेरे स्टार पाथ में आ जाओ मेरे खूंखार शेर। कम ऑन। उसने जैसे ही कहा, 7वां तारा भड़क उठा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तो तुम्हारे काम में अड़चन पैदा करूंगा। तुम अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो सकोगे। अरे ऐसा मत करो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। आओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर तुमने स्टार पाथ में एंट्री ले ली तो देखना तुम्हें भी बहुत प्यार मिलेगा। आओ मेरे भाई, आगे बढ़ो। शौविक की प्यार भरी बातें सुनते ही वो 7वां तारा धीरे धीरे चलते हुए अपने रास्ते पर रुक गया। और इधर बस में वो आदमी उस लड़की को घूरे जा रहा था। उसने मौका देखकर अपना हाथ उठाया और उस लड़की के कंधे पर अपनी उंगली टच की। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अंकल किसे बोल रही है? आवाज मत कर, चुप, एकदम चुप। उस आदमी ने उसे आंखों से डराया तो वो सहम गई। वहीं उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उसने लड़की की कमर पर हाथ रख दिया। इधर वो लड़की चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ शौविक अपनी प्रोसेस में लगा हुआ था। गुड बॉय। इधर 7वां तारा ऐसे रुक गया मानो अब वो शौविक के स्टार पाथ का हिस्सा बनना चाहता हो। शौविक के 6 तारे पहले ही स्टार पाथ का हिस्सा बन चुके थे, इसलिए अब धीरे धीरे वो भी उनका पीछा करने लगा।
अगले ही पल उसने स्टार पाथ में एंट्री ली और अपनी जगह जाकर रुक गया। ये लग रहा है मेरा स्टार पाथ कंप्लीट हो गया है। उसकी अंदर की खुशी बाहर नजर आई। इधर तभी उस आदमी ने अपना हाथ उस लड़की की कमर से उठाकर उसके सीने पर रखना चाहा ही था कि तभी उसे झटका महसूस हुआ। ये क्या हुआ? उसने अपने बगल में देखा तो शौविक के शरीर के चारों ओर एक गोल गोल चमकीली सी रिंग घूमने लगी थी, जो बस में शायद उसे ही नजर आ रही थी। वो उस रिंग के अंदर था। वो बैंगनी रंग की चमकती हुई रिंग थी, जिससे निकलती हुई एनर्जी शौविक को अपने शरीर में जाती हुई महसूस होने लगी। वो अब अपने आप को और पावरफुल महसूस करने लगा था। ये क्या है? वो आदमी बुदबुदाया, मगर उसने शौविक को इग्नोर करके उस लड़की के सीने पर हाथ रखा ही था कि तभी उस आदमी ने उस लड़की के सीने पर हाथ रखा ही था कि तभी शौविक की रिंग के चारों तरफ पर्पल कलर की लाइट बड़ी तेजी से घूमने लगी। ये सब देखकर वो आदमी डर के मारे सकपका गया। ये तो जादूगर है। उसे समझने में देर न लगी कि वो कोई जादूगर है, और अगर उसने कोई गलत काम किया तो वो उसे सबक सिखा देगा। पनिशमेंट के डर से वो जाकर सीधा उसके कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अचानक से यूं अपने पैर पकड़े जाने का एहसास जैसे ही शौविक को हुआ, वो चौंक उठा। उसका मन अब भी स्टार पाथ पर टिका था, लेकिन बस में हुए अचानक इस हो हल्ले के चलते वो उठ बैठा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो कुछ नहीं किया। शौविक को एहसास ही नहीं था कि अचानक शौविक की पावर को देखकर वो घबरा चुका था। वहीं बाकी के लोगों ने भी शौविक के चारों तरफ लाइट का वो जादुई सर्कल देखा था। आसपास के लोगों की बातें सुनकर शौविक को पता चला कि उसकी शक्तियों की वजह से ही वो आदमी उसके पैरों में गिर गया है, और यही वजह थी कि वो अब मन ही मन बेहद खुश हुआ। यस, मैंने लाइटनिंग स्ट्राइक सीख ली है। एंड सरप्राइजिंगली मुझे तो सिर्फ 1 सेमेस्टर का ही वक्त लगा है। अब देखता हूं मैं कि रियान और तन्मय कहां तक मेरे आगे टिक पाते हैं। उन्हें मेरी ताकत के आगे घुटने टेकने ही होंगे। शौविक की खुशी का ठिकाना न था। वो जानता था अगर उसकी प्रोग्रेस के बारे में टीचर्स को पता चल गया तो उन्हें उसकी प्रोग्रेस पर यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि जितना कुछ मैजिक के बारे में वो सीख चुका था, उतना उसके बैचमेट में मौजूद कोई भी लड़का नहीं सीख सका था। सभी अभी तक अपने अपने एलिमेंट्स के सिर्फ 4 या 5 तारे ही कंट्रोल में कर पाए थे, लेकिन वो अलग था। वो जानता था अतुल सर और बाकी के टीचर्स अब उसकी ही तारीफ करेंगे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी बस में हो रहा शोर उसके कानों में सुनाई दिया। उसने देखा वो आदमी अब भी उसके पैरों में गिरा हुआ था। उसकी रिंग के चारों तरफ वो जादुई रोशनी अब भी वैसे ही घूम रही थी, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न था। और तभी वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। जहां वो उसके पैर पकड़े बैठा हुआ था, वहीं बस में मौजूद सभी लोग अब शौविक को घेर चुके थे। ये तो जादूगर है, ये तो कमाल हो गया। मम्मा, हमारे साथ देखो, जादूगर बैठा है। मैंने इसकी पावर को देखा है। तभी एक 12 साल की लड़की खुशी के मारे बोली। इधर जिस लड़की के साथ वह आदमी जबरदस्ती कर रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू टपक पड़े। उसे यूं रोता हुआ देखकर उसके गुस्से की सीमा न थी। अगर मैं चाहूं तो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग करके तुम्हें पल भर में सबक सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने उस छोटी सी बच्ची को छेड़ा था, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। कमीने, तुम्हारी ये हिम्मत! प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कोई गलती नहीं होगी। मैं आगे से बस तो क्या, कहीं पर भी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। चल फुट यहां से, और आगे से कभी दिखना मत यहां, समझा? शौविक ने जला देने वाली निगाहों से उसे देखा, जिसके बाद वो आदमी दौड़कर बस के दरवाजे के पास चला गया। बस ने ब्रेकर पर थोड़ा सा ही ब्रेक दिखाया था कि तभी वो बाहर कूद गया। और ये सब देखकर बस में मौजूद सभी लोग खुश हो चुके थे।
शौविक अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का उस पर उपयोग करना चाहता था, मगर वो पहले ही हार मान चुका था। ऐसे में ऐसा करना सही नहीं था। इधर हो हल्ला सुनकर बस ड्राइवर ने भी ब्रेक मार दिए। सब ठीक तो है? कंडक्टर ने उस लड़की से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मगर इन्होंने मुझे बचा लिया। वाह बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, मगर फिर भी तुमने इतने बड़े हट्टे कट्टे आदमी को हरा दिया। तुम तो सुपर हीरो हो। एक आंटी की खुशी का ठिकाना न था। इस दौरान बस में बैठे हर किसी इंसान की नजर शौविक के ऊपर थी। यहाँ तक कि बस के आगे की सीट पर बैठी एक सुंदर सी लड़की की निगाह भी शौविक पर ही टिकी हुई थी। आप तो सच में सुपर हीरो के जैसे हो जादूगर। वाह, कमाल कर दिया आपने। एक लड़की बड़े प्यार से उसकी तरफ आई। थैंक यू। अरे थैंक यू मत कहिए, आपने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने से बचाया है। भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, सही कह रही हो। ये केवल एक अच्छे जादूगर ही नहीं, दिखने में भी काफी हैंडसम है। एक दूसरी लड़की ने जैसे ये बात कही, शौविक का चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया। भला शर्माएगा क्यों नहीं? पहली बार किसी इतनी सुंदर लड़की ने शौविक की तारीफ जो की थी, जबकि स्कूल में तो उसे कोई लड़की भाव तक नहीं देती थी। वो अब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता था। यार कसम से, जादूगर होना इतनी बड़ी बात है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी तारीफ होगी। और देखो, कितनी ब्यूटीफुल लड़कियां मेरे साथ बात करना चाहती हैं। शौविक मारे खुशी के आसमान में उड़ रहा था। उसने सभी लड़कियों को थैंक यू बोला, जिसके बाद सब जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गईं। और वहीं दूसरी तरफ शौविक अब भी काफी ब्लश कर रहा था। यार, वो कितना हैंडसम है ना। हाँ, लेकिन डोरे मत डालने लग जाना उस पर। तुम्हें पता है ना, कोई इतनी छोटी उम्र में अगर इतना अच्छा जादूगर बनता है तो उसमें कुछ खास बात होती है। वो मे बी बहुत अच्छा लड़का होगा, तभी भगवान ने उसे इतनी पावर दी है। ऐसे में ऐसे लड़के के बारे में गलत थॉट्स रखना गलत है। तुम चुप करो यार। ये सब तो अब मेरा क्रश बन चुका है। कितना हैंडसम है और पावरफुल भी। देखा नहीं कैसे वो आदमी इससे डर के भाग गया था। मैं तो इसे डेट करना चाहती हूँ। हो हीरोइन, उड़ो मत ज्यादा। उस लड़की की सहेली अब उसे समझा रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो लड़की शौविक को बड़े प्यार से देखे जा रही थी। आखिर कुछ देर बाद बस स्टैंड पर बस आकर रुक गई। शौविक और बाकी के लोग एक एक करके बस से नीचे उतरे। अपनी बहन के स्कूल की तरफ जाने से पहले आखिरी बार उसने उन लड़कियों को बाय बोला और फिर मुख्य सड़क पर आ गया। इस दौरान उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था। क्या वाकई में मैंने 7वें तारे को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है? कहीं मैं कोई मीठा सा सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मतलब सच में ये हो गया है? मैंने लाइटनिंग एलिमेंट में प्राइमरी रैंक पा ली। शौविक के दिमाग में अभी यही सवाल था कि तभी अचानक से उसे झटका महसूस हुआ। उसका सर घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रग्स ले लिया हो। ऐसा उसे पहले भी एहसास हो चुका था जब वो जादुई दुनिया में आया था, मगर अब अचानक से फिर वैसी ही बेहोशी छाने का क्या मतलब है? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से शौविक लड़खड़ा गया। वो गिरता इससे पहले उसने पार्किंग एरिया के पास खड़े बैरिकेड को पकड़ा और बैठ गया। ओह गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे चक्कर से क्यों महसूस हो रहे हैं? कहीं ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी के कम होने की वजह से तो नहीं है? आखिर सर ने इस तरह की थकावट की वजह भी तो बताई थी हमें। शौविक आमतौर पर 2 घंटे तक तारों को नियंत्रण करने का अभ्यास कर सकता था। 2 घंटे के बाद ही उसे स्पिरिचुअल थकावट महसूस होती थी। आज जब वो बस में था तब उसने केवल 20 मिनट तक तारों के नियंत्रण की प्रैक्टिस की थी और फिर लाइटनिंग स्ट्राइक को परखने की कोशिश की थी। एक पर्पल कलर की लाइट भी उसके चारों ओर घूमने लगी थी और शायद यही वजह थी कि अब उसकी एनर्जी कम होने लगी थी। मुझे लगता है मेरी थकावट की एक वजह यह भी है कि मैंने इससे पहले इतने इंटेंस प्रैक्टिस पहले कभी नहीं की थी।
मुझे कैसे भी करके अब एनर्जी को गेन करना होगा। उसने खुद को समझाया और उसके बाद खुद की थकान को दूर करने के लिए सड़क से थोड़ी दूर लगी बर्थ पर जाकर बैठ गया। दीप्ति के स्कूल का टाइम हो गया है, मुझे जल्द ही उसके पास पहुंचना चाहिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दीप्ति के स्कूल के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि स्कूल की छुट्टी होने में अभी थोड़ा ही समय बचा है, इसलिए थकान मिटाने के लिए वो पार्क में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में मैंने प्राइमरी लेवल की पावर पा ली है? और अगर ये सच है तो फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? मन ही मन सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए ध्यान करने लगा और तभी स्कूल की घंटी बजी। अभी घंटी बजे कुछ ही वक्त हुआ था कि एक एक करके बच्चे स्कूल से बाहर निकल आए। वहीं शौविक अपने ध्यान में मग्न था। इस दौरान अचानक से उसके कानों में अजीब सी आवाजें महसूस होने लगीं। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके सुनने के सेंसेस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। उसे दूर दूर तक की अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। इधर अब एक एक करके सभी स्टूडेंट्स जा चुके थे। स्कूल गेट के पास अब गेट कीपर के अलावा कोई भी नहीं था, यानी सभी बच्चे जा चुके थे सिवाय उसकी बहन के। वहीं ध्यान में होने के चलते शौविक को इस बात का एहसास ही नहीं था। वो ध्यान की स्थिति में ही था कि तभी अचानक से उसे झटका सा महसूस हुआ। ये कैसी आवाज? अचानक से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज थी किसकी। उस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए उसने फिर से आंखें बंद की। तभी वो आवाज उसे साफ सुनाई देने लगी। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। मुझे परेशान मत करो वरना क्या कर लेगी तू साली? ज्यादा नौटंकी दिखाती है। देखना तुम्हारा तो मैं वो हास्य करूंगा कि। अगले ही पल ऐसी आवाज सुनकर वो अचानक से चौंक कर खड़ा हो गया। ये कैसी आवाज? मुझे उस तरफ जाना चाहिए। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो आवाज स्कूल के पीछे की तरफ स्थित पहाड़ी की ढलान में स्थित एक बगीचे से आ रही थी। मैं अभी देखता हूँ तुम कब तक हाँ नहीं कहती हो। मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। इस बार की आवाज सुनकर वो खुद को वहां जाने से रोक ना सका। वो दौड़कर उस बगीचे की तरफ जैसे ही पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई थी। हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे नाजुक और चमकदार थे। उस लड़की को देखकर शौविक को लगा कि कुछ ठीक नहीं था। शौविक की नजरें जैसे ही झूले पर बैठी उस लड़की पर पड़ी, वो दंग रह गया। दीप्ति, तुम? और यहाँ? अचानक दीप्ति को वहां देखकर वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो वहां क्यों है। वहीं दीप्ति शौविक को देखकर मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानती थी कि उसका भाई आने वाला है। शिवू, तुम यहाँ? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? लेकिन शौविक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखाई दिया और उसने दीप्ति की तरफ घूर कर देखा। देखो दीप्ति, तुम्हें अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, उन लोगों ने तुम्हें फिर से परेशान किया ना? उसकी बात सुनकर दीप्ति ने अपनी गर्दन झुका दी। उसकी चुप्पी ने उसे जवाब दे दिया था। आज तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बहुत हो गया उनका। इससे ज्यादा वो लोग और तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। इतना कहते हुए शौविक ने सीढ़ियों की तरफ देखा। शौविक की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त जो भी उसके सामने आया, शौविक उसे जलाकर राख कर देगा। शौविक को इतने गुस्से में देखकर दीप्ति घबरा गई। उसने आगे बढ़कर शौविक का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। शिवू, जाने दो, छोड़ो। वे बहुत सारे लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। दीप्ति अब डर के मारे कांप रही थी, लेकिन शौविक ने उसकी एक ना सुनी।
उसने झट से उससे अपना हाथ छुड़ाया। नहीं, ये बातें इतनी जल्दी भूलने लायक नहीं है। आज तो मामला खत्म करने का वक्त है, या तो इस पार या उस पार। दीप्ति शौविक को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके रोकने से पहले ही शौविक गुस्से से उबलता हुआ सीढ़ियों की तरफ चला गया। वहीं दीप्ति उसे पीछे से आवाज देती रह गई। रुक जाओ शिवू, मत जाओ वहां। चिंता मत करो, अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। आज उन्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। शौविक ने मुस्कुराते हुए पीछे पलटकर अपनी बहन की तरफ देखा और तुरंत सीढ़ियों की तरफ चला गया। दीप्ति शौविक के गुस्से को काफी अच्छे से जानती थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि शौविक इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे पहले भी शौविक ने दीप्ति की वजह से आस पड़ोस के कई सारे गुंडे बदमाशों से लड़ाई की थी, लेकिन हर बार वो खुद टूट फूट कर वापस लौटा था। अपने भाई को फिर से उसे टूटी फूटी हालत में नहीं देखना था। शिवू, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अब तक उसे परेशान करने वाले लड़के आसपास के बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज जिन लोगों ने दीप्ति को छेड़ा था वो कोई छोटे मोटे गुंडे बदमाश नहीं थे। ये लोग काफी पहले पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे और अब उनके इलाके में गुंडागर्दी करते फिर रहे थे। इन्हें बियर गैंग के नाम से जाना जाता था। उन्हें कोई उल्टा सीधा काम करने में शर्म नहीं आती थी। आस पड़ोस के अमीर लड़के लड़कियां उनको किराए पर लेते थे और अपने मनपसंद काम करवाते थे। शिवू को पता नहीं क्या हो गया। वे समझ क्यों नहीं पा रहा है कि अगर वो वहां गया तो बुरी तरह से मार खाकर वापस आएगा। इधर जिन 5 लोगों ने दीप्ति के साथ छेड़खानी की थी वो एक जगह बैठकर ताश खेल रहे थे, जिनमें से 2 काफी हट्टे कट्टे और मजबूत दिखाई देने वाले लोग थे। उनका शरीर शौविक से कई गुना ज्यादा बड़ा था। भाई, आपको नहीं लगता कि हमारे ऐसे काम करने से हमारी रेपुटेशन को खतरा होगा? यार, क्या जिद्दी चोरों जैसे काम करते हैं हम लोग। कोई ढंग का काम करें तो लोगों में दहशत भी बने। एक गुंडे ने सिगरेट अपने मुंह में दबाते हुए कहा। इसका नाम जग्गू था। वे सब उस वक्त सीढ़ियों के ऊपर बने हुए एक बड़े से गार्डन जैसे इलाके में बैठे हुए थे। ऐसे कैसे हमारे काम में कमी आ जाएगी? वैसे भी हमारे जैसे लोग ताश खेलकर और मारपीट करके अपनी शान बढ़ाते हैं, और टाइम पास करने के लिए और क्या ही करेंगे। क्यों, सही कहा ना टॉमी? हाँ भाई, लेकिन भाई उस लड़की को छेड़ना। यार, अब तुम कैसी बातें करने लगे हो? तुम्हें नहीं पता, मैंने उस लड़की को 16 बार प्रपोज किया है, लेकिन हर बार मना कर देती है। अरे, उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ही तो बोल रहा हूं मैं। थोड़ी देर का वक्त दिया है ताकि वो सोच समझकर हाँ बोलने की तैयारी कर ले। तब तक यहाँ बैठकर ताश खेल लेते हैं। उसे अब तो हाँ करनी ही होगी। जो गुंडा ये बात बोल रहा था उसका नाम देवेंद्र था, जो उनकी गैंग का लीडर भी था। उसकी गर्दन पर एक नीले रंग का टैटू बना हुआ था, जो कि उसकी जैकेट के कॉलर में से दिखाई दे रहा था। ये टैटू काफी आई कैचिंग था। कोई भी इस आदमी को एक नजर में देखकर बता सकता था कि ये आदमी कितना खूंखार होगा। इससे भिड़ना किसी के लिए भी आसान बात नहीं हो सकती थी। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो। अगर वो आपके प्रपोजल को मना करना चाहती तो अब तक चली भी जाती। वहां बैठी है, इसका मतलब है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। किंग फ्लैश। मैं जीत गया। लाओ मेरे 2 गुने पैसे। ये जीतने वाला लड़का इन लोगों के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। उसने अपने सर पर टोपी लगाई हुई थी। ये कह रहे, ऐसे कैसे जीत गया तू? देखा नहीं था भाई, अपनी आइटम के बारे में बात कर रहा था। अरे भाई, मेरे पैसे दे दो ताकि मैं निकलूं। मुझे भी लेट हो रहा है। इतनी जल्दी क्या है? हम थोड़ी देर और खेलेंगे। तब तक खेलेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। अरे तुम चिंता मत करो, मेरी आइटम को अंधेरे से डर नहीं लगता। तू बैठ, अभी और खेलेंगे।
इन गुंडों को लग रहा था कि ये लोग कुछ भी कर सकते थे और लड़कियां तो शर्मीली होती हैं, इसलिए सीधे हाँ नहीं बोलती। बस इसी तरह से लड़कों को घुमाती रहती हैं। इसीलिए दीप्ति के इनकार करने के बाद भी देवेंद्र पीछे नहीं हटा था। दीप्ति बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसकी वजह से देवेंद्र उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। देवेंद्र ने देखा कि वहां मौजूद एक गुंडे की आंखों में एक अजीब से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर देवेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने गुंडे को घूर कर देखा। आज वो लड़की किसी भी कीमत पर मेरी होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोकने। गुंडों को लग रहा था कि ये लोग कुछ भी कर सकते थे और लड़कियां तो शर्मीली होती हैं, इसलिए सीधे हाँ नहीं बोलती। बस इसी तरह से लड़कों को घुमाती रहती हैं। इसीलिए दीप्ति के इनकार करने के बाद भी देवेंद्र पीछे नहीं हटा था। दीप्ति बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसकी वजह से देवेंद्र उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। देवेंद्र ने देखा कि वहां मौजूद एक गुंडे की आंखों में एक अजीब से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर देवेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने गुंडे को घूर कर देखा। आज वो लड़की किसी भी कीमत पर मेरी होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। ओ हाँ, मुझे याद आया भाई, उस लड़की का एक भाई भी है, उसको कैसे संभालेंगे? किसकी बात कर रहे हो? उस डेढ़ पसली की? उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने जोर से फूंक मारी तो उसके घर वालों को उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। अगर हम जैसे लोग उस जैसे लड़के से डरने लगे तो हमसे कौन डरेगा? दूसरी तरफ इन गुंडों की तरफ जाते हुए शौविक के मन में सिर्फ कुछ ही बातें चल रही थीं। वो अपनी पिछली कमजोरी को इस नई ताकत से खत्म करने के बारे में सोच रहा था। सही कहा दीप्ति ने। पहले तो मैं इस लायक नहीं था कि तुम लोगों से लड़ पाऊं, लेकिन अब मैं जिसे चाहूं उसे हरा सकता हूं। जिसे चाहूं एक चुटकी में मसल कर रख सकता हूं। Now I have magical powers. शौविक दांत पीसते हुए आगे बढ़ा और वहीं दूसरी तरफ जग्गू देवेंद्र और बाकी गुंडों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। भाई ये बात तो सही है, वो लड़की दिखती तो कमाल की है, पर उसे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर क्या करे, हमारा भाई अपने दिल के हाथों मजबूर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर भाई, अब सुंदर लड़कियां बेवकूफ होती हैं। थोड़ा सा पैसा फेंको या फिर धमका दो तो वो तुरंत आपकी बात मान जाती है। तो फिर आप एक अपाहिज लड़की के लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? तुम लोगों को क्या पता, तुम जैसे गवार गुंडे आदमी क्या जाने कि ट्रू लव क्या होता है। तुम्हारे भाई को उसके साथ ट्रू लव हो गया है। ये कहते हुए देवेंद्र ने अपने साथ बैठे हुए गुंडों को घूर कर देखा। देवेंद्र को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लोग दीप्ति के बारे में इस तरह की बातें करें। नाराजगी से देवेंद्र ने अपना सर घुमाया तो उसने देखा कि सामने से एक ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने हुए लड़का चला आ रहा था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी ठंडी हवा चलती हुई महसूस हो रही थी। अरे ये कौन है? पहले देखा हुआ सा लग रहा है। भाई साला आया आपका, अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी बात कर रहे थे आप। साला सड़ सड़ के मरेगा। अच्छा ये है, मैं काफी दिनों से इसे अकेले में मिलना चाहता था, क्योंकि इसी ने मुझे मेरी आइटम से प्यार करने से रोका था। अगले ही पल देवेंद्र ने शौविक को ऊपर से नीचे तक देखा। वो काफी गुस्से में लग रहा था। क्या हुआ साले साहब, यहाँ क्यों चले आए? खैर बुढ़े लोग सही कहकर गए हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आज तुमने भी वही गलती की है। आज तो हम लोग मिलकर तुझे पीट पीट कर तेरा भरता बना देंगे, ताकि तू फिर से मेरे और मेरी आइटम के रास्ते के बीच में ना आए। देवेंद्र ने मजाक बनाते हुए कहा ही था कि अगले ही पल
गुस्से के मारे शौविक की आंखें लाल हो गईं और फिर यूं जंगली बिलौटे की तरह घूर काहे रहे हो बे? लग रहा है आज तुम सबकी शामत आनी है। I will show you who I am. अच्छा, ऐसी बात है। भाई को धमकी दे रहे हो? भाई को? टॉमी, अपने हथियार संभाल लो। जग्गू ने कहा तो देवेंद्र शौविक को सख्त नजरों से घूर कर देखने लगा और उसी वक्त उनका साथी तुरंत खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा मगर उन्हें अपने पास कोई वेपन नहीं मिला। भाई, लेकिन हम तो हथियार लेकर ही नहीं आए। क्या बकवास है? तुमको इस 1.5 पसली से निपटने के लिए भी हथियार की जरूरत है? इसको तो हम ऐसे ही पीटेंगे, तब बहुत मजा आएगा। कहते हुए देवेंद्र ने अपनी जैकेट उतार दी। जैकेट उतारते ही उसकी सारी मसल्स उभरी हुई दिखने लगीं। शौविक ने बियर गैंग के इन 5 गुंडों को ध्यान से देखा। वे दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तेरी बहन मुझे पसंद है। तेरी उस बहन को मेरे से अच्छा लड़का नहीं मिलने का, तो जाकर अपनी उस बहन को बोल कि वो मुझे हाँ बोल दे, वरना अंजाम तो तू खुद जानता है। देवेंद्र को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि दीप्ति अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी। उसके लिए तो दीप्ति की कमजोरी उसकी ताकत थी। उसे भी समझना चाहिए कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, फिर भी इतना घमंड दिखा रही है। मेरे अलावा उसको कोई और लड़का नहीं मिलने का, और अगर कोई भी मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देवेंद्र ने अपने असली इरादे बता दिए। इतने सालों के बाद आज शौविक का पेशेंस जवाब दे चुका था। देवेंद्र ऐसे दिखा रहा था कि पूरे शहर में उससे ज्यादा शरीफ और हैंडसम आदमी कोई था ही नहीं। अगर दीप्ति मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाती है तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। हर हालत में उसकी सेवा करने के लिए लोग मौजूद रहेंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ रहने की वजह से वो चलने फिरने भी लग जाए। बकवास बंद करो और दोबारा अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। देवेंद्र की बात सुनकर शौविक अचानक से भड़क गया। शौविक, तू मेरा साला है, इसलिए मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तू तो सर पे नाचने लगा है। जीजा हूँ मैं तेरा, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, और तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तेरी उस लंगड़ी बहन को अपनाना चाहता हूँ। और अगर तू मेरी बात मान लेता है तो शायद मैं तुझे ना पीटूं और रेहान और मिमोह को झूठ बोल दूंगा कि हमने तुझे पीटा है। लेकिन अगर तूने उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे भी पैर तोड़ दूंगा, जिसके बाद तू भी तेरी बहन की तरह अपाहिज हो जाएगा। देवेंद्र की बात सुनकर शौविक का दिमाग घूम गया। उसका दिल तेजी से उछल रहा था। उसने मैदान की तरफ देखा। सामने मैदान में एक व्हील चेयर पड़ी हुई थी जिस पर ताश के पत्ते और बियर की खाली बॉटल्स पड़ी हुई थीं। शौविक ने जब देखा कि इन गुंडों ने उसकी बहन की व्हील चेयर को ताश और बियर रखने वाली टेबल की तरह इस्तेमाल किया हुआ था तो शौविक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अपाहिज, क्या कहा? मैंने कसम खाई थी कि अगर कोई भी मेरी बहन के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगा तो मैं उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो अपने पैदा होने पर भी पछताएगा। भाई, इस बच्चे के साथ बातें करके टाइम वेस्ट क्यों करना? जल्दी से मिलकर इसका काम खत्म करते हैं ना, और भाभी के पास चलते हैं। भाभी वेट कर रही होगी। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम लोग बस एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखो।
अपनी बात कहते हुए देवेंद्र ने अपनी उंगलियां और गर्दन को इधर उधर घुमाकर चटकाया और अपने हाथों को झटक कर वार्म अप करने लगा। शौविक ने एक पल के लिए सख्त नजरों से इन सभी की तरफ देखा, लेकिन सामने खड़े गुंडों तभी गुस्से से भर चुका शौविक जोर से चिल्लाया, खत्म कर दो उन्हें! शौविक ने लाइटनिंग फोर्स को सामने खड़े लोगों को खत्म करने का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के मिलते ही लाइटनिंग फोर्स एक बिजली के आर्क की तरह चमकी और तेजी से सामने की तरफ दौड़ पड़ी। इस बिजली का टारगेट देवेंद्र था। देवेंद्र ने देखा कि आसमान से बिजली तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी और देखते ही देखते सीधे बिजली जाकर देवेंद्र से टकरा गई। बिजली का हमला देवेंद्र को एक तेज कोड़े की तरह लगा, जो बहुत ही खतरनाक था। यह हमला सिर्फ देवेंद्र पर नहीं हुआ था, बल्कि जग्गू पर भी हुआ था और दोनों ही इस अचानक से हुए वार के चलते धड़ाम से नीचे गिर गए। आए मार दिया रे! कुछ देर पहले जो लोग शौविक के सामने अपनी सुपीरियरिटी का दिखावा कर रहे थे, वो इस वक्त जमीन पर पड़े कराह रहे थे। बिजली के हमले ने उनकी पीठ को बुरी तरह से जला दिया था। उनका मांस दिखने लगा था। वे दोनों ही दर्द से बुरी तरह से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। खड़े हो, कम ऑन, खड़े हो, लड़ो मुझसे, लड़ो! शौविक चिल्लाया। इस दौरान बिजली के तारों की शक्ति छोटे सांपों की तरह थी, जो उनके शरीर के चारों तरफ दौड़ रही थी। वे लोग डर के मारे अब बुरी तरह से कांपने लगे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो! टॉमी डर के मारे थर-थर कांपने लगा। शौविक को ऐसे गुस्से में देखकर तो उसकी पैंट तक गीली हो गई थी। आया मजा? पता चला किसी को कमजोर समझने का क्या नतीजा होता है। शौविक ने उन लोगों को चैलेंज किया। इस दौरान एक शानदार बैंगनी एनर्जी चमक रही थी, जो अगले ही पल गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि मांस के जलने की बू अब तक आ रही थी। इस अटैक के चलते आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां भी जल गई थीं। वहीं वे दोनों अब भी जमीन पर पड़े हुए बुरी तरह से तड़प रहे थे। मार डाला रे! उनकी शक्ल देखने में भयानक लग रही थी। कुछ देर पहले का उनका घमंडी रवैया पलक झपकते ही गायब हो गया था और तभी कांपती हुई आवाज में टॉमी बोला, अब भाई, आप तो बहुत ही रेप्यूटेड जादूगर लग रहे हैं। आप हमारे जैसे घटिया लोगों के साथ ये सब करके अपनी बेइज्जती मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल कीजिए और हमें बख्श दीजिए। टॉमी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा था। वो जग्गू और देवेंद्र की हालत को देखकर बुरी तरह से डर गया था। वो इस वक्त भयानक हालत में लग रहे थे। अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तो आपकी बहन के बारे में कुछ गलत बोला भी नहीं था। अरे प्लीज! टॉमी नहीं चाहता था कि उसकी हालत भी देवेंद्र और जग्गू के जैसी हो जाए। हालांकि उन सबके ऐसे माफी मांगने से अब शौविक का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, जिससे उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। शौविक ने एक पल के लिए देवेंद्र और जग्गू को देखा, जो कि अब भी तड़प रहे थे। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। अब शौविक बहुत ही शांत हो गया था। सच्चाई तो ये थी कि शौविक को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि लाइटनिंग एलिमेंट के प्राइमरी रैंक का टैलेंट लाइटनिंग स्ट्राइक इतना खतरनाक होगा। ये मेरा पहला मौका था जब मैंने लाइटनिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट किया है। अगर मैं इसमें और परफेक्ट हो जाऊं तो इसे और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा और इतनी जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो भी बर्बाद नहीं होगी। अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया तो एक बार में कम से कम 5 लोग तो मरेंगे ही। वो जानता था कि जो अब तक हुआ था वो बिल्कुल सही था। उनमें से कोई आदमी मरा नहीं था।
अगर कोई मर जाता तो चीजें शौविक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी टॉमी झट से उनकी तरफ दौड़ा। भाई, इनको मैं लेकर जा रहा हूँ, बस आप हमको मारना मत। ठीक है, फुटो यहाँ से जल्दी। सभी गुंडों ने अपने सामने खड़े जादूगर के गुस्से को शांत होते हुए देखा तो उन सभी को ऐसा लगा जैसे उनको एक नई जिंदगी मिल गई हो। बाकी लोगों ने तो कुछ भी बोलने की या सोचने की हिम्मत ही नहीं की। वो तुरंत ही जमीन पर पड़े हुए जग्गू और देवेंद्र की तरफ दौड़े और उन्हें टॉमी के साथ मिलकर उठाने लगे। जैसे ही उन लोगों ने जग्गू और देवेंद्र को हाथ लगाया, उन लोगों को भी बिजली का एक तेज झटका लगा, जिससे वो थोड़ी दूर जाकर गिरे और डर से कांपने लगे। इन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस बुला लो, वो ले जाएंगे और हॉस्पिटल की फीस तो तुम खुद ही देने वाले हो। ये सुनते ही सभी गुंडों ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं उनके इनकार करने की वजह से सामने खड़े जादूगर को फिर से गुस्सा ना आ जाए। जी बिल्कुल, अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ और आप फीस की चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत पैसा है, हम सारे पैसे दे देंगे। शौविक का गुस्सा अब शांत हो चुका था, लेकिन गुस्से की जगह उसके मन में एक एक्साइटमेंट ने ले ली थी, जिसे छुपाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस वक्त शौविक अपने आप को बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहा था। मुझे अपनी खुशी इन बेवकूफों के सामने जाहिर नहीं करनी है। शौविक समझ गया था कि अगर वो ज्यादा देर तक इन लोगों के सामने खड़ा रहा तो अपनी खुशी छुपा नहीं पाएगा। इसलिए वो तेजी से व्हील चेयर की तरफ चला गया। उसने व्हील चेयर पर पड़े हुए बियर के कैन और ताश हटा दिए और व्हील चेयर लेकर तेजी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। सही सलामत खड़े तीनों गुंडे अभी भी डरे सहमे से जाते हुए शौविक को देख रहे थे। कुछ दूर जाकर शौविक अचानक से घूमा और उसे देखकर वो तीनों फिर से सहम गए। अगर कोई पूछे कि इन्हें क्या हुआ था तो कह देना कि बिजली चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह से ये बात निकली कि मैं जादूगर हूँ और मैंने ये सब किया है, तो तुम लोगों की आवाज बंद करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे मैंने सुना है कि अगर जादूगर किसी आदमी को मार दे या उसकी ऐसी हालत कर दे तो पुलिस भी उसका कुछ नहीं करती। खास तौर पर उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती जिन्होंने आगे बढ़कर किसी जादूगर को भड़काने की कोशिश की हो। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। शौविक ने चेतावनी देने से पहले इस इंसिडेंट के सारे आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोच लिया था। इन तीनों गुंडों ने तुरंत ही हाँ में अपना सर हिला दिया। ठीक है भाई, हम किसी को नहीं बोलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे अगर इस वक्त शौविक इन लोगों को कहे कि छत से कूद जाओ तो वो बिना सवाल किए कूद जाएंगे। गुड। और एक और बात, मिमोहो और रियान को क्या बताना है वो भी तुम अच्छे से जानते हो ना? शौविक के सवाल पर उन लोगों ने तुरंत ही हाँ में अपना सर हिला दिया। जी जानते हैं, हम सब समझ गए। हम कह देंगे कि हमने आपको नहीं देखा। होशियार हो। ठीक है, तो ये मामला यही खत्म हुआ। मैं भी यही दिखाऊंगा कि मैंने तुम लोगों को नहीं देखा, लेकिन अगर अगली बार मैंने तुम लोगों की शक्ल देख ली तो अंजाम तुम लोग जानते हो। मेरी ताकत तो तुम पहले ही देख चुके हो। या छोटा सा डेमो और दे दूं क्या? अरे नहीं भाई, समझ गए। डेमो की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही समझ गए। तीनों गुंडों ने जल्दी से अपना सर झुका दिया और हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गए। शौविक ने भी अपना सर हिलाया और व्हील चेयर उठाकर वहां से तेजी से निकल गया। ऐसे लोग कुत्ते के दुम होते हैं, उनके साथ इज्जत से बर्ताव करो तो सर पर चढ़ते हैं। इन्हें तो ऐसे ही पीट पीट कर सबक सिखाना चाहिए, तभी सीधे चलते हैं। शौविक एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गया था कि ये लड़के अब दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करने वाले और न ही उसके बारे में किसी और को कुछ भी बताएंगे। एक तरफ शौविक एक लाइटनिंग एलिमेंट जादूगर बन चुका था और अपने टैलेंट को भी एक्टिवेट कर चुका था, और वहीं दूसरी तरफ था स्टूडेंट लेवल का रियान, जो कि अब तक शायद स्टार पाथ भी नहीं बना पाया था। लगता है उनका दिमाग अब ठिकाने पर आ गया है। टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। शौविक अच्छे से जानता था
कि ये पांचों सिर्फ और सिर्फ भाड़े के गुंडे थे जो रेयान और मिमोह के इशारे पर काम करते थे। सही वक्त आने पर मैं इन दोनों लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। इन्हें वो सजा मिलेगी जो ये इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्म भी याद रखेंगे। सीढ़ियों से उतरते वक्त शौविक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर उसने अपनी बहन की इज्जत को बचा लिया था। कुछ साल पहले तक अपनी क्लास का एक नॉर्मल सा बिलो एवरेज स्टूडेंट था वो, जो कि हिस्ट्री की क्लास में भी खिड़की से बाहर झांकता था। पर आज वो क्या था और क्या कर सकता था, इसके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि इस लड़ाई के बारे में वो अपनी बहन को क्या जवाब देगा, अब वो यही सोच रहा था।